आदाब, मैं हूं विशाल आजम। आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। अब मौका है 5 रियासतों के अवाम को कहने का। लीडर भी कह रहे हैं, इंतखाबी रैलियों में कह रहे हैं, रोड शो करके कह रहे हैं, और यही मौका है कि अवाम उन्हें सुने, समझे और फिर कहे, यानी कि वोट के जरिए से अपना फैसला सुनाए। नाज़रीन, 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, जिनमें असम है, मगरबी बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है और पौडीचेरी है। लेकिन जिस तरह से बंगाल में तमाम पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है, खासतौर से मरकज में बरसर-ए-इक़्तिदार जमात बीजेपी ने बंगाल पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, और अभी से नहीं, काफी महीनों पहले से। ऐसे में वहां ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ दो तरफा ही फाइट हो, यानी एक तरफ टीएमसी जो बरसर-ए-इक़्तिदार जमात है मगरबी बंगाल में, और दूसरी तरफ बीजेपी। हालांकि जो आंकड़े हैं वो कुछ और तस्वीर बताते हैं। आपको हम बता दें कि 294 कुल सीटें हैं मगरबी बंगाल में, और पिछला जो असेंबली इंतखाब था उनमें बीजेपी ने इन 294 सीटों में से महज 3 सीटें हासिल की थी। लेकिन पिछले महीनों में और साल में बीजेपी ने जिस तरह से वहां मेहनत की है, और जो वहां पर पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी मिली थी, उससे बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। और यही बुलंद हौसला बीजेपी को लगातार मगरबी बंगाल में ऐसा लगता है कि वो इख्तिदार की रेस में वो भी शामिल है। हालांकि मगरबी बंगाल में एक तरफ टीएमसी है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तो तीसरी तरफ लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का एक इत्तेहाद है। और सबसे अहम बात यह है कि जैसे जैसे दिन अब करीब आते जा रहे हैं इंतखाबात के, वैसे वैसे बहुत सख्त मुकाबला और बहुत शदीद इल्जाम और जवाबी इल्जामात का सिलसिला चल पड़ा है। जिस तरह से ममता बनर्जी जख्मी हुई, जख्मी होने के बाद उनका जो बयान आया, बयान आने के बाद जो अस्पताल से, यानी बिस्तर पर से जो उन्होंने मैसेज आवाम के नाम किया, उसके बाद अब वो वापस आ चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में अमित शाह ने भी जवाब दिया है कि बंगाल में जो बीजेपी के कारकुनों की जो जाने गई हैं, उनका क्या। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करें। बीजेपी ने भी ऐलान किया है, लेकिन ऐलान करने के साथ ही टीएमसी ने शदीद नुक्ताचीनी की है। टीएमसी की बहुत ही कह सकते हैं कि ज्यादा बेहतर बोलने वाली जो लीडर है, जिन्होंने पार्लियामान में अक्सर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरी हैं, बहुआ मोइत्रा ने कहा है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं है, और बीजेपी की ये जो सुस्त रफ्तारी से ये जो राजनीतिक ये जो धारावाहिक है, इसे देखकर बड़ा मजा आ रहा है। दरअसल टीएमसी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उनमें कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं और मरकजी वजीर भी हैं। बाबुल सुप्रियो को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जो मरकजी वजीर हैं। लॉकेट चैटर्जी को बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया है, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं। नीतीश प्रामाणिक के नाम का बीजेपी ने ऐलान किया है, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं। स्वप्न दास गुप्ता के नाम का बीजेपी ने ऐलान किया है, जो राज्यसभा के मेंबर हैं। तो इस पर टीएमसी को मौका मिल गया है नुक्ताचीनी करने का और बीजेपी पर निशाना साधने का। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये किस तरह की हिकमत अमली है कि जो मौजूदा वक्त में मेंबर पार्लियामेंट है या मरकजी वजीर है, उन्हें बंगाल के असेंबली इंतखाब में उम्मीदवार बनाया जाए। इसी बात को लेकर जो टीएमसी है वो लगातार बीजेपी पर निशाने साध रही है, और अलग अलग पार्टियों के लीडरों की अलग अलग राय है। यहां तक कि बहुआ मोइत्रा ने यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल से बीजेपी को वहां उम्मीदवार मिले हैं, और जो मिले भी हैं वो काफी मुश्किल से मिले हैं। इसी बीच लगातार खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक और मेंबर असेंबली टीएमसी के, उन्होंने टीएमसी को छोड़ा है और बीजेपी ज्वाइन किया है, जबकि 2 ऐसे नाम भी सामने आए हैं जिन्होंने टीएमसी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था, फिर वापस वो बीजेपी में आ गए। इसी बीच यशवंत सिन्हा, जिन्होंने हालिया टीएमसी को ज्वाइन किया है, जो बीजेपी के एक जमाने में कद्दावर लीडर थे, मरकजी वजीर फाइनेंस भी थे, उन्होंने कहा है कि बंगाल में बीजेपी को अगर शिकस्त हो जाती है तो इससे पूरे मुल्क पे एक पैगाम जाएगा। सवाल इसको लेकर है कि इस बीच कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का इत्तेहाद कहां पर खड़ा है। क्या वाकई बंगाल में सिर्फ 2 तरफा मुकाबले हैं, या वहां पर ट्रायंगुलर फाइट है, और क्या पूरे 5 असेंबली इंतखाबात का जो मरकज है वो मगरबी बंगाल बनकर रह गया है, और क्यों बीजेपी ने किस हिकमत अमली के तहत मरकजी वजीर और मेंबर पार्लियामेंट को असेंबली उम्मीदवार बनाया है।
ऐसे कई सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, कहकर ही मानेंगे। हमारे साथ हैं सईद आसिफ जिलानी, बीजेपी के तर्जुमान, खालिद इबादुल्लाह तर्जुमान टीएमसी, समीर आलम तर्जुमान कांग्रेस, और हमारी नुमाइंदा शबाना जावेद हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं टीएमसी के जो तर्जुमान है खालिद इबादुल्लाह, आपके पास मैं आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि आखिर आपको या टीएमसी के बड़े लीडरों को, जिनमें महुआ मोइत्रा का नाम शामिल है, जिनमें डेरेक ओब्रायन का नाम शामिल है, ऐतराज क्यों है उम्मीदवारों के नाम पे जो बीजेपी ने किया है? खालिद, देखिए, तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के लीडरों को कोई एतराज नहीं है। आप टीवी के जरिए देख रहे होंगे कि एतराज कितने जोरों शोर से हो रही है। इन लोगों के कई ऑफिसों को तोड़फोड़ किया जा रहा है। इनके अपने ही तृणमूल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लोग आके रास्ते में उतरकर धरना दे रहे हैं। पार्टी ऑफिस में इनके ही पार्टी के लीडरान शिव प्रसाद जी को रोका जा रहा है, जाने में उनको बाधा दी जा रही है। मुकुल राय को उनको ऑफिस में जाने में बाधा दी गई है। अर्जुन सिंह को जाने में दुश्वारियां हुई ऑफिस जाने में उनके अंदर। तो ये कौन कर रहा है? टीएमसी के लोग कर रहे हैं या बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं? अपनी तृणमूल कांग्रेस के लीडरों को क्यों होगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उम्मीदवार को डिक्लेयर किया उसके विरुद्ध में ये लोग चिल्ला रहे हैं कि इनके पास उम्मीदवार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस से जो गए हैं उन लोगों को उम्मीदवार किया जा रहा है। 10 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस राजीव बनर्जी के हाथ पकड़ के जा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के हाथ पकड़ के जा रहे हैं, मुकुल राय के हाथ पकड़ के जा रहे हैं, अर्जुन सिंह के हाथ पकड़ के जा रहे हैं। ये सारे तृणमूल कांग्रेस के लोग थे, वो वहां पे जाके टिकट ले रहे, उनका एहतजाज वो लोग कर रहे हैं। और आपने रही बात, आपने कहा कि इनके पास वो लॉकेट चटर्जी, बाबुल सुप्रियो, सपन दास गुप्ता, ये लोगों को, नीतीश प्रमाणिक, ये लोगों को वहां पे टिकट दिया जा रहा है। इससे तो साबित यही है कि इनके पास विधानसभा लड़ाने के लिए अच्छे उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं है, अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इसलिए इन लोगों को पार्लियामेंट, जो एक सेंट्रल मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर एमओएस है, उनको यहाँ पे लाके खड़ा किया जा रहा है। इनको यहाँ पे क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहते हैं? ये सारी चीजों को मिलाकर क्या खालिद इबादुल्लाह साहब कहीं टीएमसी इस हिकमत अमली से परेशान तो नहीं हो गई है कि मरकजी वजीर और मेंबर पार्लियामेंट जैसे जब उम्मीदवार होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका पलड़ा भारी हो जाए? इनको पूरे तौर से इनको डर हो गया है कि अब टिकट देने का समय में जो उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है, अगर उम्मीदवार हम खराब दे दे, कच्चा उम्मीदवार दे दो, तो ऐसे भी हारने वाले हैं। जितने भी बड़े उम्मीदवार कहीं से भी लेके आ जाएं, मैं समझता हूं कि आने वाले 2 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो देखा जाएगा कि जितने बड़े बड़े उम्मीदवार, उनका मैं समझता हूं कि दिल्ली से यहां आना उनके लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। वापस उनके अपने कंस्टिट्यूएंसी में, पार्लियामेंटेरियन कंस्टिट्यूएंसी में फिर जाएंगे तो उनको दुश्वारियां ये होगी कि वो वापस बोलेंगे कि आप विधानसभा लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते लड़के, तो फिर पार्लियामेंट में दोबारा कैसे आप लड़ेंगे? ठीक है, इस बात पे जवाब लेंगे। यासिर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस बहुत ही मजबूत है, मजबूती से लड़ रही है। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के जितने उम्मीदवार हैं जबरदस्त जीत दर्ज करवाएगी इस असेंबली चुनाव। यासिर जिलानी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ममता बनर्जी को 2021 221 सीट लेकर मुख्यमंत्री बनेगी। आपको जी ठीक है। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि शबाना, मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये आखिर किस तरह की हिकमत अमली है? 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ महुआ मोइत्रा ये कहती हैं कि ये जो धारावाहिक है, राजनीतिक धारावाहिक, इससे पता चलता है कि बीजेपी के पास, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है, उसके पास कुल 294 लोग भी नहीं है जिन्हें उम्मीदवार बनाया जा सके। डेरेक ओब्रायन भी इसको लेकर निशाना साधते हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि बंगाल के लोग ही असल उम्मीदवार हैं और हम विनेबिलिटी फैक्टर को देखकर हमने ये उम्मीदवारी का ऐलान किया। सवाल इस बात को लेकर है कि असेंबली इंतखाबात में मेंबर पार्लियामेंट और मरकजी वजीर, ऐसा क्यों? शबाना,
बिल्कुल, आप देखें कि अगर बंगाल असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने जिस तरह की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है और उसमें जो कई नाम ऐसे थे जो बिल्कुल चौंका देने वाले थे, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में जिन्होंने कामयाबी हासिल की थी, जो एमपी बने, जो मरकजी वजीर बने, उन चेहरों को लाया गया। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी जो ये नारा लगाती है कि वन नेशन वन थ्योरी, तो ऐसे में अगर पार्लियामेंट जो मेंबर है पार्लियामेंट है अगर ये जीत भी जाते हैं तो फिर क्या उन सीटों पर दोबारा बाई इलेक्शन होगा? और क्योंकि ये जीते हुए उम्मीदवार हैं तो ये एक अलग सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी ने इन चेहरों को मैदान में क्यों उतारा है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में इन्हीं चेहरों की बदौलत बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। तो ऐसे में ये चेहरे अगर उम्मीदवार बनकर एक बार फिर लोगों के सामने जाएंगे तो बीजेपी को ये लगता है कि ना सिर्फ ये कामयाब होंगे, ये जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो एमपीज हैं, जो मरकजी वजीर हैं, न सिर्फ ये कामयाब होंगे बल्कि इनके चेहरे के जरिया, इनकी उम्मीदवारी के जरिया जो बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार हैं जो बिल्कुल अननोन चेहरा है बंगाल की सियासत में, उनके भी जीत के अमकानात होंगे। तो दो तरह की हिकमत अमली हम कह सकते हैं कि एक बड़ी थ्योरी बीजेपी की तरफ से दूर की कौड़ी जो है वो लगाई गई है कि उन कामयाब चेहरों को, आप देखें कि उन चेहरों को नहीं लाया गया, बीजेपी ने उन चेहरों को उम्मीदवार नहीं बनाया जो पार्लियामानी इलेक्शन में खड़े हुए थे लेकिन वो हार गए थे। ऐसे भी कई उम्मीदवार थे जो हारे थे, आखिर उन्हें क्यों नहीं लाया गया? आखिर ऐसे उम्मीदवारों को क्यों लाया गया है जो कामयाब हुए और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? शबाना, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इसे बीजेपी की एक बहुत ही संजीदा, बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक जैसा इसे एक हिकमत अमली मानी जाए, या फिर जो डेरेक ओब्रायन और बहुआ मोइत्रा कह रही हैं कि इनके पास लोग ही नहीं है कि उनको आप उम्मीदवार बना सके? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाया है ये भी अपनी जगह काफी अहम है और तृणमूल कांग्रेस इसी सवाल पर लोगों के सामने जाएगी कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। यही वजह है कि उन्हें अपने उम्मीदवारों को दोबारा उम्मीदवार बनाना पड़ा असेंबली इलेक्शन में। लेकिन अगर बीजेपी को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये एक बहुत दूर की सोच है और बहुत ही संजीदा हिकमत अमली है जो बीजेपी ने अपनाई है। और बीजेपी ने कामयाब चेहरों को मैदान में उतारा है और वो ऐसे चेहरे हैं जिनका बंगाल के लोगों से तालमेल बना रहा है, जो आते जाते रहे हैं, जो अपने हलकों में अपने कामों के लिए शायद वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गए। मुझे लगता है शबाना कि ये खास तौर से ऐसे तमाम चेहरे जो मरकजी वजीर हैं या जो मेंबर पार्लियामेंट है या राज्यसभा के मेंबर हैं उनके लिए शायद एक बहुत बड़ा, उनके लिए जाती तौर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आया वो अपने आप को जिता पाते हैं या नहीं। अगर वो नहीं जिता पाते हैं तो उनके सियासी सफर पर कहीं एक ब्रेक न लग जाए। हमारे साथ समीर आलम है, तर्जुमान कांग्रेस के। समीर, बात सिर्फ जो है वो बीजेपी बनाम टीएमसी हो रही है, क्या ये आप सुनकर आपको अच्छा लगता है? आखिर कांग्रेस, लेफ्ट और आपकी इत्तेहादी जमातें, इनका रोल कहां है? देखिए, झूठ हर हाल में झूठ है, चाहे वो जितने भी तेज आवाज में बोली जाए। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि बार बार नेशनल मीडिया ये क्यों दिखाना चाहती है कि सिर्फ बीजेपी और टीएमसी इस लड़ाई में है। टीएमसी चाहती है कि बीजेपी को सामने रखकर मुसलमान वोटों पे सेंध लगाई जाए और बीजेपी चाहती है कि टीएमसी का नाम लेकर अपने आप को हाईलाइट किया जाए। मगर जनता जो है वो टीएमसी और बीजेपी दोनों से ही खफा है। क्यों? क्योंकि 10 सालों का शासन में जो गुंडा राज बंगाल में देखा गया, जो कट मनी देखी गई, जो शारदा नारदा के घोटाले देखे गए, जिस तरह सिंडिकेट राज देखा गया, उससे जनता उत्ताई हुई है। और उसके बाद बीजेपी का जो सेंट्रल का तानाशाह रवैया है, जैसे महंगाई है, उस किसान इससे परेशान है, तेल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे, केरोसिन तेल नहीं मिल पा रहा है। हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा चीज नहीं है जो सस्ता हो, हर चीज महंगा है। तो एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ गुंडों की मार, इन दोनों से परेशान होकर जनता जोट के तरफ आ रही है। तो ये दोनों बौखलाए हुए हैं और इसी बौखलाहट में ये चाहते हैं, जानबूझ के मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से चाहते हैं ये बताए लोगों को कि झगड़ा तो हमारे बीच में है और कोई है नहीं। मगर असल मुद्दा है क्योंकि दोनों से परेशान है। और रही बात, जैसे अभी खालिद भाई ने भी कहा और आपने भी कहा, ये बात मैं आज से नहीं, इससे पहले भी मैंने मीडिया में कहा कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। तो भाड़े के नेताओं से लेकर बंगाल का किला फतह नहीं कर सकते।
और टीएमसी के पास इतने दागदार चेहरे हैं कि उसको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। चलिए, मैं एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जो मैंने कहा वो मेरी बात नहीं है। मैंने ये कहा कि टीएमसी के लीडर महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं और डेरेक ओब्रायन क्या कह रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो एक नहीं कई बार रैलियां कर चुके हैं। ममता बनर्जी जी जान से लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा अभी तक वहां इंतखाबी मैदान में तशहीर के लिए, कैंपेन के लिए नजर नहीं आया। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस फिर यहां पर यह इल्जाम लेकर अपने साथ घूम रही है कि कांग्रेस संजीदा नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी हर जिला के दौरे कर रही है। तो आज आए हैं, 2 महीना पहले से अधीर रंजन चौधरी एक एक असेंबली में बड़ी बड़ी रैली कर चुके। 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार की रैली उनके साथ चल रही है। मगर अफसोस ये है कि मीडिया को वो क्यों नहीं दिखता, यही अफसोस है। और जनता भी कह रही है कि भाई इतना बड़ा रैली देखता हूं कांग्रेस का, पर मीडिया नहीं दिखाती है। और यहाँ पर जहां पर 100-200 लोग रहेंगे, वहां पर चाहे वो अन्य पार्टी हो, उसको मीडिया दिखाती है। आखिर क्यों? चलो, यासिर जिलानी के पास में चलता हूं। यासिर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन और टीएमसी ने करारा हमला किया है बीजेपी पर कि बीजेपी के पास अपने 294 उम्मीदवार भी नहीं है, और नतीजा यह है कि वो एमपीज और वजीर को, जो मरकजी वजीर है, उन्हें टिकट दे रही है, उन्हें चुनाव लड़ा रही है। अभी खालिद इबादुल्लाह टीएमसी के हमारे साथ मौजूद है, वो भी काफी ऐसी ही बातें कर रहे थे। क्या जवाब है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊं कि टीएमसी हताश, निराश है। टीएमसी के पास न कोई मुद्दा है, न अपनी कोई नीति रह गई है। दीदी जिस तरीके से हताश निराश होके कार्य कर रही हैं, जिस तरीके से उनको इलेक्शन कमीशन से फटकार मिली है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई हमला नहीं हुआ था, तो अब वो मित्रा को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 3 बड़े जो अफसरान है उनका तबादला भी कर दिया है। यासिर, तो ये तो एक प्रक्रिया होती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और एक सिस्टम के आधार के ऊपर सारा मामला होता है। आपको दिखाई दे रहा है जमीन पे, वहां पे तो मुझे आजकल हैरानी ये होती है कि पिछले 10 दिनों के अंदर जितनी डिबेट हुई है, उस डिबेट में जो लोग आए हैं उन्होंने भी टीएमसी को अलविदा कह दिया। और कांग्रेस न 3 में है, न 13 में है। कांग्रेस का तो कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी एक सवाल आपके डिबेट में यह आया कि एमपीज को और मिनिस्टर के सहारे भारतीय जनता पार्टी दांव खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो चाहे मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो वो दमखम के साथ लगते हैं और चुनाव जिताने का काम करते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है। और बंगाल में खास करके मैं बताऊं, मैं इस वक्त क्योंकि आसाम के गुवाहाटी में हूं, मैं यहां पे जो एक उत्साह देख रहा हूं, जो लोगों के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी को लेके खुशी की लहर है। इसलिए लहर है कि उसे मालूम है कि घुसपैठ का, बाढ़ का अगर कोई सामना और मुकाबला करके अपने जनमानस के लिए एक नई तरह की तकबीर और तदबीर लिख सकता है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा रिएक्शन लेता हूं। इस पे थोड़ा रिएक्शन समीर आलम रिएक्शन देना चाह रहे हैं। यासिर जिलानी बीजेपी के लीडर कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी का कोई लीडर ही नहीं है। समीर, आप क्या कहना चाह रहे थे? बार-बार बात करते हैं, बंगाल में कांग्रेस के बारे में कह रहे हो कि कांग्रेस का कोई चेहरा ही नहीं है, ना लीडर है वहां पर। असल में इनके पास जो है ना, भाजपा का चश्मा इनको उतारने बोलिए, मोदी जी का चश्मा उतारने बोलिए। अधीर रंजन चौधरी के नाम से जो मोदी जी कांप जाते हैं, आपने संसद में देखा। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ है, प्रदीप भट्टाचार्य हमारे पास है, अब्दुल मन्नान जैसा चेहरा। हमारे पास नेताओं की लंबी फहरिस्त है, मगर किसके पास नेता नहीं है वो पूरे देश ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया है। जो भाड़े के नेताओं के बल पे चाह रहे हैं कि बंगाल का किला फतह किया जाए, जिनके पास चेहरा नहीं। आप देखिएगा, जब बीजेपी का मंच होता है, अगर 10 बड़े लीडर है तो उसमें 4 सेंट्रल से आएंगे और 4 टीएमसी के नेता होंगे, 1 या 2 बेचारे बंगाल के नेता होंगे। तो अब बताइए कि इनके पास, जिनके पास लीडरशिप नहीं है, जिनको एमपी को खड़ा करना पड़ रहा है, मंत्री खड़ा हो रहे हैं एमएलए में। खालिद इबादुल्लाह, आपका रिएक्शन क्या है? जो यासिर जिलानी कह रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी हताश है, यासिर जिलानी अभी असम में है, कह रहे हैं वहां बीजेपी के लोग और जो कारकुन है वो काफी हौसला अफजा है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि असम में फिर से बीजेपी आ जाएगी। टीएमसी क्या कहती है इस पर? देखिए, हताश
कौन है ये आज अमित शाह की रैली से पता चल गया कि उनको एक रैली कैंसिल करना पड़ा हेलीकॉप्टर के बहाने। हताश तो उनको पता चल ही गया बंगाल का। रही बात ये गिलानी साहब क्या बता रहे थे, क्या बोल रहे थे, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा। बंगाल की भूमि को बंगाल के लोग जानते हैं और बंगाल के लोगों को छोड़कर जितने ये गुजरात से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, यूपी से आके यहाँ पे हिंदी में भाषण देके ये लोग सोच रहे हैं कि बंगाल को फतह कर देंगे, तो ये तो मुश्किल है। पहली बात तो पहले अपने लीडरों का, इनके पास न लीडर है न लीडरशिप है। ये अभी भी कुछ लीडर्स जो यासिर काउंटर, आपके पास न लीडर है न लीडरशिप है, में जिनको शंका थी बंगाल में ये लोग देखिए, मैं तो सिर्फ इन्हीं के बात को काउंटर करूंगा कि ये विदिन भारत के अंदर भाषा के आधार पे लोगों को बांटना चाहते हैं। हिंदी में भाषण देने का क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? हिंदी भारत के लिए हमारी पहचान है। हिंदी से पूरे दुनिया में लोग जाने जाते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? हमारी जो बंगाल की समावेशी संस्कृति है, जिसमें समाज का हर वर्ग जिस तरीके से बंगाल में अपने आप को एडजस्ट करता है, उसके ऊपर ये करारा तमाचा मार रहे हैं। इस तरह की बात खालिद अब्दुल्ला, क्या आप जुबान की बुनियाद पर लोगों को बांट रहे हैं? हिंदी, बंगाली, भाषा के आधार पे, प्रांत के आधार पे, जातियों के आधार पे बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का मूल देखिए ऐसा है कि ये जितने चिल्ला ले, ये जितने चिल्ला ले, इनकी आवाज जनता रोक देगी। इनको चुप रहने बोलिए। ना हिंदी है ना बंगाली है ना, ये चुप रहेंगे तब मैं जवाब दूं। केरलाइट है। हमारा एक मकसद है, एक भारत। इनकी आवाज को बात करते हैं, इनकी आवाज बंद होगी तब मैं जवाब दूं, नहीं इसी में जवाब दूं कि ये कितने हताश हैं। अब ये तो आपको देखना है, ये चुनावी माहौल है, चुनावी बहस है, जवाब लीजिएगा। ये चुनावी बहस है, आप पीछे ना रह जाएं। बंगाल की वो जो समावेशी संस्कृति, आप बंगाल की जो पहचान है, आप उसको कहीं ना कहीं, अरे भाई यहाँ बंगाल में आप कहाँ से आके भाषण दे देंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे बंगाल में बंगाली कम से कम लोग समझते हैं, हिंदी ज्यादा कम बेहतर समझते नहीं। बांट के आपने बंगाल में हिंदी कम बेहतर चंद लोग ही समझते हैं। पूरे बंगाल में बंगाली भाषा ही समझा जाता है। आप इस भाषा को अपमान कर रहे हैं, अगर इस भाषा को भी अपमान करना चाह रहे हैं, बंगाली भाषा की अपमान करना चाह रहे हैं। आप बंगाल में आके बंगाली भाषा की अपमान करना चाह रहे हैं। भाई इनसे पूछिए, बंगाल में आके बंगाली भाषा की अपमान करना चाह रहे हैं। ये कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं, इनका क्या मकसद है? ये बंगाल में आके बंगाली भाषा का अपमान करना चाह रहे हैं। खाली इतना पूछिए, बंगाली हमारे, आप बंगाल में आके बंगाली की अपमान करना चाहते हैं, बंगालियों की बंगाली भाषा की अपमान करना चाहते हैं। लेकिन खालिद सवाल ये है कि कोई अगर बंगाल में आकर हिंदी बोल लेता है तो कोई वो हिंदी किसी विदेश की जुबान तो नहीं है ना। आप दरअसल कहना ये क्या चाह रहे हैं इस बारे में? बंगाली की घर की लड़की चाहिए जी, यहाँ पे जितना चिल्ला ले भाई। इनको बंगाल में आके इनको कौन हक दिया है कि बंगालियों की अपमान करें? के आधार पे ऐसा नहीं, बंगालियों इन्होंने कोई अपमान वाली ऐसी बात नहीं की है जुबान के ऊपर। बंगाल में बंगालियों का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। नहीं, इन्होंने यासिर ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैं एक बार फिर से एक मिनट देखिए, मेरे पास वक्त कम है। यासिर 30 सेकंड आपको दूंगा मैं, थोड़ा सा आप देर से जुड़ पाए थे। यासिर क्या कहना चाह रहे हैं आप जुबान के ताल्लुक से? खालिद अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आप बंगाली जुबान के बारे में आप जो है सही अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए, ये टीएमसी के अगर ऑथराइज प्रवक्ता हैं तो इन्होंने बंगाल के भाइयों का अपमान किया है। बंगाल के भाई अपने संस्कृति से जाने जाते हैं, अपने मिठास से जाने जाते हैं, अपने उनका जो इतिहास है, इतना मजबूत इतिहास है जिसकी वजह से पूरे दुनिया में बंगाल को जाना जाता है। चलिए देखिए, बात कहां से शुरू हुई और कहां पर आ गई। बात इससे शुरू हुई कि असेंबली का इंतखाबात है, तो असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने मेंबर पार्लियामेंट और मरकजी वजीर तक को उम्मीदवार बनाया है। क्या यह बीजेपी की एक बहुत ही संजीदा और बहुत अच्छी कोई सियासी चाल है? सवाल यह था। जवाब में बात आते आते पहुंच गई जुबान तक। हालांकि
सवाल इसी बात को लेकर है कि मैंने जैसा पहले कहा था कि कहकर ही मानेंगे, मतलब यह कि मौका अब आवाम का आ रहा है कि वो कहकर माने, अपना वोट देकर माने। अभी लीडर्स कहते रहेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे वादे करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आवाम को कहना है और कहकर ही मानना है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।